जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोक वित्त नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर लंबा है तो जहाँ तक अध्ययन कर सकें वहाँ तक करेंगे। तो पहले लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। अर्थात लोक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के आय एवं व्यय से होता है। सिंपल सा, लोक वित्त अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो सरकार के आय व्यय का अध्ययन करती है। अर्थात लोक वित्त का संबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के आय एवं व्यय से होता है। लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। फिर से, लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोक वित्त को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। ये डॉक्टर डॉल्टन के अनुसार लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है, ऐसा कहना है डॉक्टर डॉल्टन का। इसका संबंध लोक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है। प्रोफेसर C.F. बेस्टल के अनुसार लोक वित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय व्यय, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। समग्रता से लोक वित्त मूल रूप से सरकारों के आय व्यय से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों में से है। वर्तमान में लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत सरकार के आय व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो आय और व्यय यानी कि बजट के अलावा क्या क्या चीज़ें शामिल हैं लोक वित्त में? वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। अब लोक वित्त की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि लोक वित्त में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं की विवेचना इतिहास में मिलती है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 के खंड 5 में लोक वित्त के विभिन्न अंगों का विश्लेषण किया है। इस खंड में 3 अध्याय हैं जो क्रमशः सरकार के व्यय, सरकार के राजस्व तथा लोक ऋण का विवेचन करते हैं। लोक वित्त अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्त व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है और अंततः इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना होता है। लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो लोक वित्त के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, वित्तीय प्रशासन, राजकोषीय या वित्तीय नीति। सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना आवश्यक है।
सार्वजनिक व्यय का स्वरूप एवं परिणाम क्या हो। सार्वजनिक व्यय करते समय किन किन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाए। सार्वजनिक प्राधिकरणों यथा केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। डेफिनेशन है, सार्वजनिक प्राधिकरणों यथा केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। भारत में 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक व्यय तथा गैर विकासात्मक व्यय के रूप में बांटा जाता था। 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक व्यय तथा गैर विकासात्मक व्यय के रूप में बांटा जाता था, किंतु सार्वजनिक व्यय को वर्ष 1987-88 से योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में विभक्त किया जाने लगा। तो 1986-87 के पहले दो पार्ट में व्यय आता था सार्वजनिक व्यय, एक विकासात्मक व्यय, एक गैर विकासात्मक व्यय। यही 1988 के बाद से विकासात्मक व्यय बन गया योजनागत व्यय और गैर विकासात्मक व्यय बन गया गैर योजनागत व्यय। तो विकासात्मक व्यय योजनागत व्यय, गैर विकासात्मक व्यय गैर योजनागत व्यय, इस रूप में चेंज हुआ 1986 के बाद। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2017-18 से सार्वजनिक व्यय को राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय के रूप में बांटा जा रहा है। तो इस व्यय होते हैं दो प्रकार के, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। पहले राजस्व व्यय को 1987-88 के बाद से कहा जा रहा है 2017 तक। पहले 1947 या 51 से लेकर के 1986-87 तक इसी राजस्व व्यय को कहा गया विकासात्मक व्यय और पूंजीगत व्यय को कहा गया गैर विकासात्मक व्यय। नहीं, राजस्व व्यय को कहा गया गैर विकासात्मक व्यय और पूंजीगत व्यय को कहा गया विकासात्मक व्यय। लेकिन 1987-88 के बाद पूंजीगत व्यय को कहा गया योजनागत व्यय और राजस्व व्यय को कहा गया गैर योजनागत व्यय। लेकिन 2017-18 के बाद से इसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है और ये राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय का पुराना नाम है गैर योजनागत व्यय और उससे भी पुराना नाम है गैर विकासात्मक व्यय। पूंजीगत व्यय का पुराना नाम है योजनागत व्यय और उससे भी पुराना नाम है विकासात्मक व्यय। तो विकासात्मक, योजनागत, गैर विकासात्मक, गैर योजनागत, इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करती है। इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, साधनों की गतिशीलता तथा उनके सापेक्षिक महत्व एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करती है। इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, साधनों की गतिशीलता तथा उनके सापेक्षिक महत्व एवं सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आय के इन स्रोतों का देश के उपभोग, उत्पादन, वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ा है का भी अध्ययन किया जाता है। तो सार्वजनिक आय में अध्ययन किया जाता है इन स्रोतों का देश के उपभोग, उत्पादन, वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ा है। संक्षेप में, सरकार की कुल प्राप्तियों से अभिप्राय
एक वित्तीय वर्ष में सरकार के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। सरकार की कुल प्राप्तियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां। तो आय और व्यय का अध्ययन होता है लोक वित्त में। जो आय है उसको कहा जाता है प्राप्तियां, और प्राप्तियां दो स्रोतों से हो सकती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां, एक पूंजीगत प्राप्तियां। ऐसे व्यय दो प्रकार की हो सकती हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। फिर सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट। इस अंग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक ऋण क्यों और किस उद्देश्य हेतु लिए जाते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर सार्वजनिक ऋणों को प्राप्त किया जाता है तथा इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में बजेटरी व्यवहारों उत्पन्न सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में बजेटरी व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को कहते हैं। तो सार्वजनिक ऋण क्या है? सार्वजनिक ऋण किसी भी वित्तीय वर्ष में बजेटरी व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को कहते हैं। वर्तमान में भारतीय बजेटरी व्यवहार के अनुसार केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत 3 प्रकार की देयताएं आती हैं। यानी ऋण में सरकार कौन कौन सी देयताएं चुकाती हैं। एक अपने देश के भीतर से जो ऋण प्राप्त की हैं उसे आंतरिक ऋण कहते हैं, तो उसके बदले ब्याज देना होगा देश के भीतर ही। एक विदेशी ऋण है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF या किसी अन्य देशों के द्वारा जो ऋण प्राप्त की जाती है तो उसको जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो वो सार्वजनिक देयताएं हैं। अन्य देयताएं, फिर वित्तीय प्रशासन यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार किस प्रकार से वित्तीय क्रियाओं का प्रबंधन करती है। इसमें बजट निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्यों एवं संरचना का विश्लेषण किया जाता है। इसमें घाटे के बजट एवं आधिक्य के बजट का विश्लेषण किया जाता है। अब लोक वित्त और निजी वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? तो लोक वित्त एवं निजी वित्त में अंतर क्या है? तो प्रकृति के आधार पर अगर देखें, लोक वित्त का संबंध सरकार के आय एवं व्यय से होता है और निजी वित्त का व्यक्तिगत आय एवं व्यय से संबंधित होता है। उद्देश्य के हिसाब से देखें तो लोक वित्त का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करना है, अर्थात सरकार के कार्यों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है। लोक वित्त जन कल्याण में विश्वास रखता है। फिर निजी वित्त का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करना है। यहाँ पर सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करना है और यहाँ पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करना है। अर्थात निजी वित्त व्यवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। निजी वित्त का लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। फिर उपयोगिता की दृष्टि से लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है? उपयोगिता, लोक वित्त प्रायः जन कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसमें सरकार को राजनीतिक आधारों पर व्यय करना पड़ता है। इससे व्यय की उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और निजी वित्त में प्रायः समसीमांत उपयोगिता के नियम का पालन करने का प्रयास किया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। क्षेत्र, लोक वित्त का क्षेत्र
अत्यधिक व्यापक होता है। निजी वित्त की तुलना में लोक वित्त के साधन अधिक विस्तृत होते हैं। सरकार की योजनाएं अत्यधिक विस्तृत होती हैं और निजी वित्त का क्षेत्र सीमित होता है। लोक वित्त की तुलना में निजी वित्त के साधन अधिक संकुचित होते हैं। व्यक्ति विशेष की योजनाएं बहुत लघु स्तर की होती हैं। फिर अवधि में अंतर। सरकार एक निश्चित अवधि, सामान्यतया 1 वर्ष के लिए आय व्यय का बजट तैयार करती है। व्यक्ति एवं परिवार किसी ऐसी निश्चित अवधि के लिए आय व्यय का लेखा तैयार नहीं करते हैं। बजट की प्रकृति में अंतर। सरकार का आधिक्य बजट होना सामान्यतया सही है या अच्छा नहीं माना जाता है। इसका अर्थ होता है उच्च स्तरीय कराधान तथा निम्न स्तरीय व्यय। यानी कराधान खूब सारा हो लेकिन व्यय कम हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। घाटे का जो बजट होता है उसे अच्छा माना जाता है कि हम जितना कर से आय प्राप्त हो रहा है तो प्राप्तियों से ज़्यादा हम व्यय करें। एक विकासशील देश के लिए अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि जो हमारी प्राप्तियां हैं उससे अधिक व्यय होना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके और देश में विकास कार्य हो सके। निवेश अगर होगा तो ही उत्पादन कार्यों में उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसलिए घाटे का बजट लाना विकासशील देशों के लिए अच्छा माना जाता है। व्यक्ति या परिवार का आधिक्य बजट होना सामान्यतः अच्छा माना जाता है। यानी कि जितना कमाए उसे कम व्यय करे तो ये अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है इसका अर्थ है कि उच्च आय अर्जित करना एवं आय का कुशलतम उपयोग करना अच्छा माना जाता है निजी बजट में। लोक वित्त का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लोक वित्त का महत्व उसकी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। प्राचीन काल में लोक वित्त का महत्व बहुत ही कम होता था क्योंकि उस समय राज्य के कार्य बहुत सीमित हुआ करते थे। राजा अथवा राज्य का प्रमुख कार्य न्याय सुनिश्चित करना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना एवं अन्य सामान्य कार्यों एवं सुविधाओं तक ही सीमित था। समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार राज्य के कार्यों एवं उनके योगदान में परिवर्तन हुआ। वर्तमान में राज्यों के कार्यों एवं कर्तव्यों में वृद्धि हुई। राज्य का कार्य न्याय सुनिश्चित करना एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना तक सीमित नहीं रहकर एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी कार्य करना हो गया है। वर्तमान में सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने, जन कल्याणकारी कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने, सामाजिक जन उपयोगी सेवाएं सुनिश्चित करने, आधारभूत और संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करने, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन सभी कार्यों में राजकोषीय नीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कहाँ इसका महत्व क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। वर्तमान में राज्यों के कार्यों एवं कर्तव्यों में वृद्धि हुई। राज्य का कार्य न्याय सुनिश्चित करना एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना तक सीमित नहीं रहकर एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी कार्य करना हो गया है। वर्तमान में सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने, जन कल्याणकारी कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करने, सामाजिक जन उपयोगी सेवाएं सुनिश्चित करने, आधारभूत और संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करने, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन सभी कार्यों में राजकोषीय नीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी कार्यों के संपादन के लिए अत्यधिक वित्त की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राज्य तथा सरकार के कार्यों में वृद्धि होने से
लोक वित्त के महत्व में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। लोक वित्त देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होता है। वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना, अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में प्रत्येक देश की सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके साथ ही राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को बहुत सी जनोपयोगी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए राज्य को अत्यधिक वित्त की आवश्यकता होती है। राज्य वित्त की प्राप्ति कर आय तथा केंद्र सरकार से ऋण प्राप्त के माध्यम से करता है। राज्य वित्त की प्राप्ति कर आय तथा केंद्र सरकार से ऋण प्राप्ति के माध्यम से करता है। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार को बकाया देयताएं हैं तो भी वह राज्य केंद्र सरकार की सहमति से दोबारा ऋण प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में आर्थिक नियोजन विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक नीति का प्रमुख अंग बन गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी सरकारों को भारी मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है। इन सब की पूर्ति हेतु सरकार कर लगाती है, आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेती है एवं घाटे का बजट बनाती है। इस प्रकार वित्त की व्यवस्था लोक वित्त के माध्यम से की जाती है। भारत में लोक वित्त के माध्यम से बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देकर पूंजी निर्माण पर बल दिया जाता है। इसके माध्यम से मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण किया जा सकता है। लोक वित्त के कुशल प्रबंधन द्वारा संसाधनों का उचित आवंटन एवं कुशलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी लोक वित्त काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब सार्वजनिक वस्तुएं बनाम निजी वस्तुएं, पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स। तो सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं में क्या अंतर है? सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर सरकार का एवं पूरे समाज का साझा स्वामित्व होता है और सभी लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सड़कें, ये सार्वजनिक वस्तु है। पार्क सार्वजनिक वस्तु है। रेल, बिजली इत्यादि। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर स्वामित्व निजी अर्थात किसी व्यक्ति अथवा संस्था का होता है और उस संपत्ति के स्वामी ही उनका स्वयं उपभोग अर्थात प्रयोग करते हैं। जैसे घड़ी, कपड़े, कार, फर्नीचर इत्यादि। सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति कुछ निश्चित प्रशुल्क अदा करके कर सकता है। जैसे रेल में सीट आरक्षित करके सफ़र करना। निजी वस्तुओं का उपयोग केवल उसके स्वामी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। जैसे कार का अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करना। ये अंतर है दोनों में। सार्वजनिक वस्तुएं समाज के सभी सदस्यों के लिए बिना किसी भेदभाव के सुलभ होती हैं। इनका उपयोग किसी के लिए भी वर्जित नहीं होता। निजी वस्तुओं पर उसके स्वामी का ही प्रभुत्व होता है। कोई भी अन्य व्यक्ति बिना उसके स्वामी की अनुमति के उनका उपयोग नहीं कर सकता। सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग में बारंबारता की प्रवृत्ति देखी जाती है। इनका प्रयोग अनेकों बार अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। निजी वस्तुओं का उपयोग सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जा सकता है। तो ये हो गया सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में अंतर। अब देखते हैं कि राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। राजकोषीय नीति
यानी फिजिकल पॉलिसी, इसकी क्या है अवधारणा, कंसेप्ट। राजकोषीय नीति, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से अनेक संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती हैं। ठीक, फिर से, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी, हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती हैं। फिर से, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक आय क्या हो रहा है, सार्वजनिक व्यय क्या हो रहा है, सार्वजनिक ऋण क्या हम ले रहे हैं, फिर टैक्स क्या लगा रहे हैं, बजट घाटा पेश कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, घाटे का बजट पेश कर रहे हैं। इन सब के से संबंधित नीतियों को कहा जाता है राजकोषीय नीति। यानी सरकार जो आय प्राप्त करती है, आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करेगी, कितनी मात्रा में प्राप्त करेगी, व्यय किन किन स्रोतों में, किन किन मदों में व्यय करेगी, कितनी मात्रा में व्यय करेगी, ऋण कहाँ कहाँ से प्राप्त करेगी, स्वदेशी ऋण प्राप्त करेगी, विदेशी ऋण प्राप्त करेगी, करारोपण कैसे कैसे सिस्टम होगा, जीएसटी सिस्टम क्या होगा, सब्सिडी कितना दिया जाएगा। तो इन सब से संबंधित जो हम नीतियां बनाते हैं, सरकार जो नीतियां बनाती है उसे कहा जाता है राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। फिर से, करारोपण, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम से कम घाटे का बजट बनाने तथा कम से कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अत्यधिक मुद्रास्फीति यानी महंगाई खूब है की स्थिति में कम से कम घाटे का बजट बनाने तथा कम से कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं पर लगे कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। आवश्यक वस्तुओं पर लगे कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है ताकि महंगाई से लोग जूझ सकें, लड़ सकें। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है। सरकार की जो सहायकी होती है सब्सिडी, उसको बढ़ा दिया जाता है। देखिए, अत्यधिक मुद्रास्फीति में सरकार राजकोषीय नीति में क्या करती है, बड़ा बढ़िया इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम से कम घाटे का बजट बनाने तथा कम से कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं पर लगे कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुंच भी हो सके। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं समग्र व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो, जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो, तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। अगर मार्केट में मांग नहीं होगा तो मंदी आएगी। तो इसके लिए सरकार क्या करें कि जो आम जनता है उसको पैसे दें,
या वस्तुओं पे टैक्स कम करें या समाप्त कर दें या सब्सिडी को बढ़ा दें। ये सारी चीज करके सरकार मंदी की स्थिति से लड़ सकती है, मुद्रास्फीति, अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति से लड़ सकती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके सब्सिडी को कम करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयत्न करती है। राजकोषीय नीति के घटक क्या हैं? एक है सरकार का बजट, एक है कर संरचना, एक है विभिन्न प्रकार के घाटे। तो यह है राजकोषीय नीति के घटक। 3 घटक हैं, एक सरकार का बजट, एक कर संरचना, एक विभिन्न प्रकार के घाटे। अब राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? पर्पस ऑफ फिजिकल पॉलिसी। एक तो उद्देश्य यही हम देख सकते हैं कि अगर देश में अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई है तो उस स्थिति में सरकार कैसे सब्सिडी को बढ़ा करके, करारोपण को कम करके या समाप्त करके या लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति से लड़ सकती है। और अगर देश में अभिवृद्धि हो गया है चीज़ों की तो कैसे वो करारोपण को बढ़ा करके, सब्सिडी को घटा करके और ले लो। तो पहला उद्देश्य है संसाधनों को गतिशील करना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें राजकोषीय नीति द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने का प्रयास करती हैं। अपने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों, सार्वजनिक बचत, निजी बचत आदि माध्यमों से सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करती हैं। आय और संपत्ति की असमानताओं में कमी करना, यह है उद्देश्य। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। राजकोषीय नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय और संपत्ति की असमानताओं को समाप्त कर समानता या सामाजिक न्याय को प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा उच्च आय वर्ग से आयकर की वसूली तथा कर राजस्व का गरीबी निवारण एवं अन्य सामाजिक कल्याण संबंधी योजनाओं पर अधिक खर्च करने जैसे उपाय किए जाते हैं। मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण, प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य घरेलू बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को स्थिर रखना तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। इस हेतु सरकार वित्तीय घाटे को कम करने, कर बचत योजनाओं तथा वित्तीय संसाधनों के उत्पादक उपयोग को बढ़ाने का प्रयास करती है। फिर रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्रभावशाली राजकोषीय नीति द्वारा सरकार रोजगार सृजन का हर संभव प्रयास करती है। इसके लिए सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, छोटे उद्योगों को कर तथा शुल्क में राहत देने जैसे उपाय किए जाते हैं। 5वां, संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। सरकार द्वारा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए अनेक प्रोजेक्ट जैसे कि सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति, स्कूल, उद्योगों को प्रोत्साहन आदि चलाए जाते हैं। इनका वित्तीयन लोक वित्त के तहत किया जाता है। भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देती है
तथा आयात को नियंत्रित करने के लिए उपाय करती हैं। इस प्रकार भुगतान संतुलन की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। प्रभावशाली राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में वांछित बदलाव लाती हैं। परिणाम स्वरूप देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देश के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर संग्रह को बढ़ा देती है। बुनियादी ढांचे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को समर्पित योजनाओं में ज़्यादा खर्च कर पाती है। बुनियादी ढांचे में विकास होने से देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। विदेशी मुद्रा की आय, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सरकार द्वारा देश में निवेश को प्रोत्साहन देने से घरेलू क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। उपर्युक्त के अलावा संसाधनों का उचित आवंटन, निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना आदि भारत की राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में शामिल हैं। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे कि बजट क्या होता है और बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बजट विधायी प्रक्रिया क्या है, बजट को पारित करने की क्या प्रक्रिया होती है, कुल सार्वजनिक आय संरचना क्या है, जो केंद्रीय बजट है उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।